नमस्कार आप सभी को बिहार राज्य विशेष के इस विशेष सेशन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार राज्य के बारे में आज आपकी ये आप कह सकते हो इस नए पैटर्न पर जिस पर हम अभी चल रहे हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 3 विषय को देखते हैं लेकिन एक विषय को प्रमुखता देते हैं, और वो आज प्रमुखता वाला आप कह सकते हो प्रथम प्राथमिकता वाला जो विषय है, पिछली वीडियो की भांति बिहार राज्य विशेष ही आपका प्रथम प्राथमिकता का विषय है, जिसमें बिहार के भूगोल से संबंधित कुछ 2 से 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि अब आपको जो वीडियो मिल रही है उसमें बिहार राज्य विशेष के अतिरिक्त आप कह सकते हो मैथ के भी कुछ टॉपिक होते हैं, साइंस के भी कुछ टॉपिक होते हैं, तो वह भी आपको देखने को मिलेंगे। मैथ से जुड़ा हुआ एक पूरा टॉपिक और साइंस से जुड़ा हुआ एक पूरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले टाइप हो गया है विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। तो विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है साइंस से, उसको अभी हम थोड़ा साइड में रखते हैं, सबसे लास्ट में इनको करेंगे। और अभी हम शुरुआत जो अपनी करने जा रहे हैं वो बिहार राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों से करने जा रहे हैं, और बिहार राज्य से जुड़े हुए प्रश्नों को ही सबसे पहले हमें देखना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है, बताएं। उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में। कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है यह आपको बताना है। चलिए फास्ट करें, कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? देखो, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि उत्तरी बिहार का जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है। आप जानते हो घाघरा गंडक दोआब से इसका विस्तार शुरू होता है, आप कह सकते हो। तो घाघरा गंडक दोआब से लेकर के पूर्व में महानंदा घाटी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो महानंदा घाटी से लेकर, दूसरे शब्दों में यदि आप बात करो तो घाघरा गंडक दोआब तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कितने उप भागों में उप विभाजित किया जाता है, तो आपको बता दें नदियों के आधार पर, नदियों के नाम के आधार पर इनको 6 भागों में उप विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में किया जाता है। तो इसका उत्तर सी विकल्प आपका सही है। अब ये भाग कौन कौन से हैं यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, इनके भाग आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले यदि हम देखें इन 6 भागों में, तो सबसे पहले आता है महानंदा का मैदान। याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। महानंदा का मैदान, संख्या याद करना उतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप इनके एक एक करके नाम याद रखें, क्योंकि यदि परीक्षा में इस तरह से कुछ भी बनता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो दूसरा कोसी का मैदान। कोसी का मैदान, जो भी नदियां इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं विशेष रूप से, उन सभी से जुड़ा हुआ आपको मैदान देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको यह भी पता हो जाएगा कि कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं। कमला का मैदान, ठीक है। इसके बाद अगला है बागमती का मैदान। बागमती का मैदान, और बागमती के मैदान के बाद यदि हम बात करें तो गंडक का मैदान, जहां से इसकी शुरुआत होती है, आप कह सकते हो बॉर्डर इलाका जो है, गंडक का मैदान और घाघरा का मैदान, ठीक है। तो जैसे आपने अभी देखा कि इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार गंडक और घाघरा के दोआब से लेकर महानंदा तक आपको देखने को मिलता है, और गंडक घाघरा दोआब से लेकर महानंदा के बीच में कई सारी नदियां आती हैं, ठीक है। और उन नदियों के नाम पर इस मैदान का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रखा जाता है। तो महानंदा का मैदान, कोसी का मैदान, कमला का मैदान, बागमती का मैदान, गंडक का मैदान और घाघरा का मैदान, ये 6 आपको पता होना चाहिए, 6 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, कभी भी यदि पूछा जाए उत्तरी बिहार का मैदान कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है, 6 भागों में किया जाता है। विस्तार कहां से कहां तक होता है? यदि हम विस्तार की बात करें तो विस्तार के बारे में भी आप बता सकते हो, गंडक घाघरा दोआब से लेकर महानंदा के मैदान तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगला है
भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम था। अब इसको जब आपने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा होगा, किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसको आपने पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा, वहां से आप समझते होंगे कि किस प्रकार से पहले पूरे भाग पर, अब पूरा भाग जो है आप कह सकते हो एक पूरे खंड, पूरा विश्व जो है एक ही भाग के रूप में था, चारों तरफ इसके जल था। फिर बाद में देखने को मिलता है कि वो जो भाग था वो बाद में फिर विखंडित होने लगा, और जो विखंडित भाग हुआ उसके बीच में एक सागर हुआ करता था, और उस सागर का जो नाम था वो था टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर, ये आपको याद रखना है, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है, बताएं। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है, यह आपको बताना है। किस चट्टान की प्रधानता है ये आपको बताना है। और साथ साथ आपको मैं बता दूं, यहां पे जब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों की, तो यहां पे ध्यान देने वाली जरूरतें हैं कि जो भी फैक्ट बताए जाएं, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उनको याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, और आपको प्रत्येक इस प्रकार की पीडीएफ में 3 से 4 टॉपिक ही कंप्लीट कराए जाते हैं। आज की इस पीडीएफ में अभी आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अपवाह तंत्र, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से संबंधित, बिहार की आप कह सकते हो भौगोलिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इन टॉपिक को कवर करने की आपकी जिम्मेदारी है कि यहां से प्रश्नों को देखो, हल करो। यदि कोई कमी रह जाती है तो अपना नोट्स खोलिए, अपनी बुक खोलिए और उन टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है, बताएं। अब देखो, चट्टानों की बात जब बार बार जब आती है तो आपको बिहार के संदर्भ में कुछ चीजें आपको याद ही होंगी। जैसे आपने बिहार के संदर्भ में देखा होगा, चट्टानों की जब बात आती है, धारवाड़ क्रम आपने देखा होगा, आपने विंध्यन क्रम पढ़ा होगा। ठीक है, आपने इसके बाद टर्शियरी क्रम पढ़ा होगा। ठीक है, जरूर पढ़ा होगा। यदि आपने बिहार के बारे में अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से चट्टानों के क्रम में आपको जानकारी होगी। इसके बाद क्वार्टनरी क्रम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो क्रम है ये तो आपने पढ़ा ही है, धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, टर्शियरी क्रम, क्वार्टनरी क्रम। इसके बारे में यह भी पढ़ा होगा कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले अभी इस प्रश्न पर आते हैं, और प्रश्न में पूछा जा रहा है, पश्चिमी चंपारण की बात हो रही है। तो आपको बता दें, पश्चिमी चंपारण के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलता है, ये परतदार चट्टानें देखने को मिलती हैं। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। लेकिन बिहार के संदर्भ में जब हम चट्टानों की बात करते हैं तो 4 क्रम हमें ध्यान में रखने होते हैं, धारवाड़ क्रम, विंध्यन क्रम, टर्शियरी क्रम, क्वार्टनरी क्रम। अब इसमें जो धारवाड़ क्रम की यदि हम बात करें तो धारवाड़ क्रम आपको बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में देखने को मिलता है, मतलब दक्षिण पूर्व बिहार के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। यदि आप विंध्यन क्रम की बात करो तो विंध्यन क्रम बिहार की यदि हम बात करें तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो याद हमें क्या रखना है कि विंध्यन क्रम जहां पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, वहीं धारवाड़ क्रम दक्षिण पूर्व क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, टर्शियरी क्रम की यदि हम बात करें तो टर्शियरी क्रम बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? हिमालय, बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्वार्टनरी क्रम कहां पे देखने को मिलता है? तो क्वार्टनरी क्रम बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हिमालय के हिमालयी तराई क्षेत्रों में, विशेष रूप से इसका जो विस्तार है वो इन दोनों का विस्तार पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे टर्शियरी क्रम की बात करो चाहे क्वार्टनरी क्रम की बात करो, इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। इसलिए आपको एक ही जिला है तो रट जाना है। दूसरी बात, धारवाड़ की यदि हम बात करें तो दक्षिण पूर्व बिहार की बात हो रही है। दक्षिण पूर्व बिहार की जब बात करते हो तो आपको पता है यहां पे 3 जिले आपको प्रमुख रूप से याद रखे हैं। कौन कौन से? मुंगेर, जमुई और नेवादा। ठीक है, मुंगेर, जमुई और नेवादा, ये 3 जिले याद रखने हैं धारवाड़ के संदर्भ में। विंध्यन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कैमूर, सोन नदी घाटी,
कैमूर सोन नदी घाटी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप चट्टानों के बारे में पढ़ते हो तो कम से कम बिहार के संदर्भ में जो फैक्ट हैं वो आपको रटे होने चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। और अब इतनी बार हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक छात्र को जो हमारे साथ जुड़ा है पहले दिन से, प्रत्येक छात्र को बिहार के चट्टानों के बारे में, उनका आप कह सकते हो किस क्षेत्र में वो पाई जाती हैं, कौन कौन से जिले उसके लिए जाने जाते हैं, ये आपको रट गया होगा। और रट गया है तब तक चीज़ों को रिपीट करना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, ठीक है। जब तक आपके लाइफ में, आपके जीवन में स्टूडेंट शब्द, प्रतियोगी छात्र जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब तक आपको ये जो रिवीजन की परिपाटी है, ये जो रटने की परंपरा है, आप कह सकते हो चीजों को बार बार रिवाइज करने की जो परंपरा है उसको बनाए रखना है, उसी परंपरा का अनुसरण करना है। क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी। रिवीजन जिस दिन करना आप छोड़ दोगे उसी दिन चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। चलिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति की बात हो रही है और बोला जा रहा है विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें इनमें से कौन सी हैं। तो चलिए बताइएगा कि इनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है। बिहार विधानसभा में यदि हम बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि है तो उसको हमें इग्नोर करना है। चलो बताएं, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, सभी को जवाब देना है, ठीक है, सभी को जवाब देना है और हर हालत में देना है। बिना जवाब दिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप जवाब दोगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलें, बिहार विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। देखो, जब बात आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए। जब आपसे पूछ लिया जाए अनुसूचित जाति, तो बिहार में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो हैं 38 सीटें बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार विधानसभा में एसटी समुदाय, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो याद रखना है 2 सीटें याद रखनी है। देखो, 38 सीटें याद रखना एक चुनौती है, ठीक है, आसानी से 38 सीटों को हम नहीं याद कर सकते हैं। लेकिन जो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सिर्फ 2 सीटें आरक्षित हैं, इनको हम याद कर सकते हैं और याद करना भी हमारे लिए जरूरी है। अब ये सीटें कौन सी हैं, तो पहला है कटोरिया, दूसरा है मनिहारी, ठीक है। कटोरिया और मनिहारी ये जो विधानसभा की सीटें हैं, ये दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ये दोनों आपको याद रखना है। यहां पे बात हो रही है विधानसभा की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार से लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 40 सदस्य चुने जाते हैं, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति के कितनी सीटें आरक्षित हैं, 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा की जब बात आती है। और कौन कौन सी सीटें हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर। कौन कौन सी, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। जमुई, गया, सासाराम, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये 6 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित हैं। इसको भी हमें याद रखने की जरूरत है। तो इसी तरह से जिस तरह रिवीजन जब होता है, मान लीजिए ये चीजें आपको पता हैं, तो आप मूक दर्शक बने हो, सिर्फ आप देख रहे हो, ठीक है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना चीजों को, जब तक आपका मस्तिष्क बोलेगा नहीं ना, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। यदि आपको ये लगता है कि आपको याद है, सिर्फ आप देख रहे हो, तो उससे फायदा नहीं मिलने वाला है। यदि याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, तो इससे फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। एक प्रकार की एक्सरसाइज है, यदि इसको करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसको बताएं, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताएं। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताएं।
क्या बोला जा रहा है कि बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन कौन सा है। अब देखो इस तरह से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तब तक आप विचार करो। एक तो पूछा जा सकता है सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ठीक है। एक पूछा जा सकता है सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। एक पूछा जा सकता है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, तो आपको याद रखना है बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। चले बताएं इसको पहले। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है वो अभी बाद में जाएंगे, सबसे पहले सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है इसको आपको बताना है। बताएं। औरंगाबाद, रोहतास, गया, अरवल, इनमें से सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखो आपने ये पढ़ा होगा कि बिहार में जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, वर्षा का जो अनुपात है वो कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हो, वर्षा का अनुपात ज़्यादा देखने को मिलता है, बेहतर देखने को मिलता है। तो कम से कम इतना तो आपको पता होगा कि इनमें से यदि हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी अवस्थिति आपको पता होगी, तो उस आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये फैक्ट होते हैं, इनको आपको रट जाना है। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। सबसे अधिक वर्षा वाले जिला की यदि हम बात कर लें तो आपको यहां पे याद रखना है किशनगंज सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, ठीक है। और सबसे कम हो गया औरंगाबाद। गर्म जिला की यदि हम बात करें और ठंडा जिला की बात करें, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो दोनों संदर्भों में आपको गया याद रखना है, ठीक है। चलिए, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है ये आपको बताना है। बताएं। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है। पटना के निकट, छपरा के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा के निकट। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न रखा है, ठीक है। चले बताएं। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है ये आपको बताना है। बताएं। देखो गंडक नदी की यदि हम बात करें, चार विकल्प आपको देखने को मिल रहे हैं। पटना के निकट, छपरा के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा के निकट। तो आपको पता होगा ये जो चारों स्थान दिए हुए हैं, यहां पर एक प्रमुख नदी जाकर गंगा से मिलती है। जैसे यदि हम बात करें फतुहा के निकट, तो आपने एक नदी सुना होगा पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी का संगम हो जाता है कहां पे, फतुहा के निकट। मुंगेर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो मुंगेर के बारे में भी आपने सुना होगा कि बूढ़ी गंडक जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जाकर गंगा से मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक आपको याद रखना है मुंगेर के निकट। छपरा के निकट यदि हम बात करें तो छपरा के निकट आपको देखने को मिलता है सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी। अब बचा क्या, बचा है पटना। तो इसका मतलब क्या है, गंडक नदी जो है वो पटना के निकट जाकर अपने प्रमुख नदी में मिल जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। छपरा के निकट कौन सी नदी मिलती है, सरयू। मुंगेर के निकट कौन सी नदी का संगम है, बूढ़ी गंडक। फतुहा के निकट कौन सी नदी का संगम है, पुनपुन नदी। ये आपको हर हालत में आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि इन नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपको याद रखना है सरयू नदी के किनारे छपरा प्रमुख शहर स्थित है। इसी के साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए बूढ़ी गंडक के साथ में कौन सा शहर स्थित है, तो चार शहर आपको याद रखने हैं, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया, ठीक है। समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया, ये चार शहर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पुनपुन नदी के पास यदि पूछ लिया जाए कौन सा शहर है, तो फतुहा शहर आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब इन नदियों का संगम कहां से होता है, कौन से प्रमुख शहर हैं इनके किनारे, वो हमें पता होना चाहिए। अब कुछ फैक्ट और भी हैं, कुछ नदियों के बारे में और पूछा जाता है, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे आप सबको पता होगा कोसी नदी है, कोसी नदी के साथ साथ यहां पे आपको कोसी नदी आपको पता होना चाहिए, बागमती नदी आपको पता होना चाहिए और कमला नदी आपको पता होना चाहिए कि इनका संगम कहाँ पे होता है, किस स्थान पे होता है। कोसी नदी के बारे में जिनको याद है बहुत अच्छी बात है।
कुरुसेला नामक स्थान पड़ता है। कोसी नदी कुरुसेला नामक स्थान के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है बागमती नदी। बागमती नदी की यदि हम बात करें तो मुंगेर का क्षेत्र है, मुंगेर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बागमती हो गई मुंगेर में। इसके बाद आप देखने को पा रहे होगे कमला। कमला जो नदी है एक स्थान पड़ता है काढ़ा गोला। कौन सा स्थान है? काढ़ा गोला। तो यह है, याद रखना है, कमला नदी जो है ये काढ़ा गोला नामक स्थान पर जाकर अपनी प्रमुख नदी से मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी याद रख लीजिएगा, इसका कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी भी याद रख लीजिएगा। कर्मनासा नदी की यदि हम बात करें तो चौसा के निकट। अब बचा कौन सा है? अब बचा है गंडक। गंडक हुआ है या नहीं? गंडक अभी बचा हुआ है। गंडक नदी के बारे में आपने देख लिया। तो इतनी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, गंडक नदी यदि हम बात करें तो पहलेजा के पास जाकर मिलती है, पहलेजा नामक स्थान पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, पटना के निकट, पटना के समीप अवस्थित है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कितनी नदियों के बारे में हमने देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक एक करके नदियों को नाम लूंगा मैं, आपको जवाब देना है। जैसे मैं पूछ लूं कोसी नदी, तो आपको बताना है कुरुसेला के निकट। कोसी नदी कुरुसेला के निकट। कोसी के बाद बागमती नदी, बागमती नदी मुंगेर के निकट। बागमती के बाद तीसरा आपको देखने को मिल रहा है कमला नदी। कमला नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो काढ़ा गोला नामक स्थान पे, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपसे पूछ लिया जाए कर्मनासा नदी, तो चौसा के निकट आपको बताना है। गंडक नदी आपसे पूछ लिया जाए पहलेजा के निकट आपको बताना है, या पटना के निकट आप बता सकते हो। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सरयू नदी, तो आपको बताना है छपरा के निकट जो है इसका संगम होता है। सरयू नदी के यदि बाद हम देखें तो बूढ़ी गंडक आती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट इसका संगम होता है। इसके बाद फतुहा, फतुहा के पास पुनपुन नदी का संगम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आज लास्ट है इस संदर्भ में, कि कौन कौन सी नदी है बिहार की प्रमुख और उनका संगम कहां होता है, ये आज आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, अब आज के बाद इस संदर्भ में चर्चा नहीं होगी, तो आज आपको रट जाना है, क्योंकि पिछली कक्षा में भी इसके बारे में डिटेल में बात हुई थी, आज भी बात हुई है। तो प्लीज इसको रट जाइएगा। जिसको भी कोई डाउट होगा, आपकी अपनी पुस्तक होगी, वहां से देखकर पूरा रट जाना है। और हो सके तो उसको एक चार्ट, एक पेज में अच्छे से लिखकर, जहां पर आप पढ़ते हो, जहां पे आप अध्ययन करते हो, वहां पे चिपका लीजिए। कम से कम दिन में 2 बार देखोगे तो चीजें आपकी रट जाएंगी। ये आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय नदी का उद्गम स्थल कहां है, बताएं। अजय नदी का उद्गम स्थल कहां है? देखो, यह भी एक नदी है बिहार की, तो बताएं अजय नदी का उद्गम स्थल कहां है? चलो जवाब दीजिएगा। अजय नदी का उद्गम स्थल कहां है? जमुई, कैमूर, छोटा नागपुर या अमरकंटक? बताएं, जवाब दीजिएगा इसका। अजय नदी का उद्गम कहां है, बताएं। अजय नदी का उद्गम कहां है? चलिए जवाब दीजिएगा। अजय नदी का उद्गम कहां है, यह आपको बताना है। सभी को जवाब देना है। ठीक है, तो सभी जवाब दें इसका। आप बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बताइए, कहां है इसका उद्गम? चलिए जवाब दीजिएगा। अजय नदी का उद्गम पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें, सबसे पहली बात, अजय नदी का जो उद्गम है वो जमुई से होता है। ठीक है, अब जमुई से होता है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जमुई जिले में इसके दक्षिण में एक स्थान पड़ता है बटबाड़। ठीक है, स्थान का नाम है वटबाड़। जमुई जिले के दक्षिण में एक स्थान पड़ता है बटबाड़, और बटबाड़ नामक स्थान से अजय नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई यदि हम बात करें तो कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई आपको 288 किलोमीटर देखने को मिलती है। जमुई से निकलती है, जमुई जिले से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके एक अन्य नाम भी इसका एक पूछा जाता है, जजयावती।
ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जजयावती जो है इसका उपनाम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जजयावती इसका उपनाम है अजय नदी का, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार के संदर्भ में जब हम नदियों की बात करते हैं तो दो प्रकार की नदियां हमें देखने को मिलती हैं। एक नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी नदियां जो पठारों से निकलकर बहती हैं। अब यहां पे प्रश्न यह भी बनता है कि जो ये अजय नदी है ये पठारी नदी है या पर्वतीय नदी है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनमें अजय नदी का स्थान आता है। मतलब अजय नदी पठार से निकलने वाली नदियां हैं। पठार से निकलने वाली नदियां बिहार में और कौन कौन सी हैं? सोन नदी हो गया, सोन नदी के बाद आप जानते होंगे फल्गु नदी हो गया, इसके साथ पुनपुन नदी हो गया, कर्मनासा नदी हो गया। ये कुछ नदियां हैं जो पठार से निकलकर बहती हैं और इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार के नदियों के बारे में जब याद करते हो आप तो इसी तरह से दो कैटेगरी बना के आपको नोट करना चाहिए। एक जो पर्वतीय हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, दूसरी जो पठार से निकलने वाली नदियां हैं। तब आपको हमेशा स्पष्ट रहेगा कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है। और जब यह स्पष्ट रहेगा और परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए कि गंगा की उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदी इनमें से कौन है या दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदी कौन है, तो आपको भी स्पष्ट रहेगा उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदी मतलब जो हिमालय के ढालों का अनुसरण करते हुए हिमालय से निकलकर बिहार में बहती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण से मिलने वाली पठारी नदी प्रमुख नदियां, तो आपको पता होगा जो भी पठारी नदियां हैं वो दक्षिण से निकलकर फिर गंगा में मिलती हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था बिहार के संदर्भ में नदियों को कुल तीन, यदि हम देखें तो तीन कैटेगरियों में बांटा जाता है। एक है पर्वतीय नदियां, एक है पहाड़ी नदियां और एक पर्वतीय नदियां हो गई और एक पठारी नदियां होंगी। एक तीसरी प्रकार जो नदियों की है वो है कि दक्षिण के पठार से ही निकलती हैं और दक्षिण की तरफ ही बह जाती हैं। तो तीन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है बताएं? पुनपुन नदी, अभी इसके संदर्भ में बात हुआ तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने इसकी बात की है। चलो इसको बताएं। नागर, बालसंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो कुछ नाम दिए गए हैं पूछ रहा है कि ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, आपको बताना है। चाहे नागर की बात हो, चाहे बालासंग की बात हो, ठीक है, ये बालासंग है। बालासंग की बात हो, चाहे भंगा की बात हो, चाहे रत्ना की बात हो, चाहे मेची की बात हो, ये किस नदी की सहायक नदी है ये आपको बताना है। कोसी, महानंदा, गंगा, बागमती, बताएं। चलें जवाब दीजिएगा। चले बताइएगा इसमें से कौन सा है। चले जवाब दीजिए इनमें से। इनमें से ये नदियां जो हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? देखो प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है क्योंकि यदि आपने अच्छे से नदियों के बारे में नहीं पढ़ा है, बिहार के प्रवाह प्रणाली का आपने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है, तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि बेहतर ढंग से अध्ययन किया जाए। आपको बता दें इसका सही उत्तर है महानंदा। ये महानंदा की सहायक नदियाँ हैं। महानंदा की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि महानंदा नदी का जो उद्गम है वो महाभारत श्रेणी से होता है। और महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में आपको देखने को मिलती है। कहने का मतलब इसका उद्गम जो है वो नेपाल से होता है। संगम इसका कहां पे होता है? तो मनिहारी नामक स्थान पर इसका संगम होता है। मनिहारी से यदि कुछ याद आया हो आरक्षण के संबंध में तो बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी शुरुआती दूसरे या तीसरे प्रश्न में मनिहारी की चर्चा की गई थी, किस संदर्भ में की गई थी, यदि किसी को याद हो। बिहार में इस नदी की जो कुल लंबाई है महानंदा की 360 किलोमीटर लंबाई बिहार में देखने को मिलती है। यह भी आपको महानंदा के संदर्भ में याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि कई सारी अन्य नदियां हैं, जैसे बागमती एक नदी है, वह भी आपको याद रखना है। उसकी भी कई सारी सहायक नदियां हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बागमती की सहायक नदियों में यदि हम बात करें तो आपको याद होगा लाबकेया, बहुत कम लोगों को याद होगा क्योंकि इस पर ध्यान कम दिया जाता है। लाबकेया ये सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आपको चकनाहा, नाम शायद सुना हो आपने, चकनाहा नदी, ये भी एक नदी है, ठीक है। चकनाहा के बाद यदि हम आगे बात करें तो आपको देखने को मिलता है सिपरीधार, सिपरीधार,
और ये जो 3 नदियां मैंने आपको बताया इनको भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बागमती नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि परीक्षा में इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो हमें सिर्फ गंगा की सहायक नदियों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि गंगा के अतिरिक्त गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उनकी भी कई सारी सहायक नदियां होती हैं, उनकी भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो उन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, उन पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। तो इस प्रश्न ने हमें यह सिखाया कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनको तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, इसके साथ साथ गंगा की जो ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, वो भी कई सारी नदियों से मिलकर बनती हैं, कई सारी शाखाओं से मिलकर उनका निर्माण होता है। तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है, बताएं। अब अगर इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाता है, मान लीजिए कोई नहीं दे पाता है आप में से, तो निश्चित रूप से उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। क्यों दयनीय है? क्योंकि इसको मैंने कई बार हाईलाइट किया, कई बार आज हाईलाइट किया, और यदि आप इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से आपको प्रारंभिक परीक्षा देना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता अवश्य है। ठीक है, इसका सही उत्तर है मनिहारी के पास, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आहर पाइन सिंचाई के बिहार के अग्रणी जिले कौन हैं? आहर पाइन सिंचाई के बिहार के अग्रणी जिले कौन हैं, बताएं। आहर पाइन सिंचाई के बिहार के अग्रणी जिले कौन से हैं? चलिए बताइएगा। आहर पाइन सिंचाई के बिहार के अग्रणी जिले कौन से हैं? कहने का मतलब अब यहाँ से जो चर्चा है वो सिंचाई क्षेत्रों की चर्चा हो रही, मतलब बिहार में सिंचाई। अब बिहार में सिंचाई का जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया होगा वो आपको बता पाएंगे इस प्रश्न का जवाब। देखो, जब बात आती है सिंचाई की, विशेष रूप से बिहार में जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो पहला तो नलकूपों द्वारा सिंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, नलकूपों के बाद दूसरा जो प्रमुख है आप कह सकते हो नहरों द्वारा सिंचाई, और तीसरा जो प्रमुख है वो आपको देखने को मिलता है आहर पाइन। ठीक है, बिहार के संदर्भ में तो आपको बताना है कि आहर पाइन सिंचाई के बिहार के अग्रणी जिले कौन से हैं, बताएं। सबसे पहले आपको पता होगा बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो कुल क्षेत्रफल है बिहार का, क्या सभी भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो आपको बता दें कि बिहार में विशेष रूप से इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है बिहार में वो है 92,257। ठीक है, 92,257 लगभग इतना वर्ग किलोमीटर का ग्रामीण क्षेत्रफल है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रफल है यहीं पर आपको कृषि से संबंधित गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और जब कृषि से संबंधित गतिविधियां देखने को मिलती हैं तो आपको बता दें बिहार में जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो कुल सिंचित क्षेत्र है यदि हम उसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए 57% है। कितना? बिहार में जो कृषि क्षेत्र है उसका 57% क्षेत्र है जो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 57% कृषि क्षेत्र ही बिहार में सिंचित है, यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया नहरों द्वारा सिंचाई होती है, नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, आहर पाइन द्वारा सिंचाई होती है, कुओं द्वारा सिंचाई होती है और बहुत सारे कई अन्य साधन भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा सिंचाई में योगदान किसका है बिहार में, तो आपको बता दें बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई में जो योगदान है वो नलकूपों का है। और नलकूपों के माध्यम से बिहार में जो सिंचाई होती है वो लगभग 63.5% होती है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र के 63.5% भाग पर आप कह सकते हो नहरों द्वारा नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। नहरों का जो योगदान है यदि हम देखें तो नहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान है बिहार में सिंचाई में। और नहरों में जो सिंचाई नहरों के द्वारा होती है बिहार के कुल
कृषि क्षेत्र के आप कह सकते हो जो सिंचित क्षेत्र है उसके 30.2% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बिहार में जब सिंचाई की बात आती है तो सबसे प्रमुख जो साधन है सिंचाई का वो नलकूपों द्वारा है और दूसरा प्रमुख साधन नहरों द्वारा है। ठीक है, आप कह सकते हो लगभग 63% जो हिस्सा है वो नलकूपों द्वारा है, बाकी का 30% हिस्सा नहरों द्वारा, और बाकी में अन्य सारे साधन शामिल हैं जिसमें आहन पाइन भी आता है। आहन पाइन की यदि हम बात करें तो गया, नवादा, जमुई, गया, नवादा, जमुई, इन तीनों क्षेत्रों में आहन पाइन के माध्यम से सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त बांका हो गया, औरंगाबाद हो गया, कैमूर हो गया, ये जिले भी इस प्रकार की सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। तो कहीं ना कहीं डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है किस क्षेत्र में होती है बिहार में, कुछ जिले बता दीजिए, तो आपको याद रख लेना है पटना हो गया, पटना के बाद मुजफ्फरपुर हो गया, कटिहार हो गया, बेगूसराय, किशनगंज हो गया, समस्तीपुर हो गया। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो आपको याद होना चाहिए रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद और कैमूर। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें होती है। सबसे पहली जानकारी हमें होती है कि बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो 57% है, और बिहार में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों द्वारा होती है। लगभग 63.5% जो हिस्सा है वो नलकूपों के अंतर्गत आता है, बाकी का 30% हिस्सा जो है नहरों के अंतर्गत, बाकी के अन्य सारे माध्यम सिंचाई के आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए सर्वाधिक सिंचित जिला, तो सर्वाधिक सिंचित जिला जब पूछा जाएगा तो यहां पे 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है नहरों द्वारा सिंचित, नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां से किस जिले में होती है। दूसरा, नलकूपों द्वारा सिंचाई किस जिले में सबसे ज्यादा होती है। और तीसरा आपको देखने को मिलता है तालाब द्वारा सिंचाई किस जिले में ज्यादा होती है। ठीक है, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा और तालाब द्वारा, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पे होती है, तो आपको बता दें नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई बिहार में रोहतास में होती है। एक एक जिला याद रखना है, ज्यादा कहानी नहीं याद रखनी है। नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, यदि हम इसकी बात करें तो आपको याद रखना है समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर में नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तालाब से सिंचाई में प्रमुख जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है दरभंगा। तो याद रखना है समस्तीपुर, दरभंगा, और तीसरा आपको याद रखना है रोहतास। नहर द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई रोहतास में होती है, नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो समस्तीपुर में होती है, और तालाब द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई दरभंगा में होती है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, याद आने चाहिए। कब तक के लिए याद रखने हैं, जब तक कि आपका बजट नहीं आ जाता तब तक के लिए याद रखने हैं, क्योंकि बजट आता है तो इससे संदर्भित जो डेटा होते हैं वो फिर से रिवाइज किए जाते हैं, तो वहां पे बताया जाएगा। जब तक बजट नहीं आता है तब तक इन्हीं को आपको याद रखना है। बिहार में जल के स्रोत हैं, बताएं। बिहार में जल के स्रोत हैं, और आपको बता दें करंट अफेयर्स आपका जो 11 PM वाला है वो रुका हुआ है, और कुछ समस्याएं थी वो दूर हो चुकी हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थी, और करंट अफेयर्स की जो आपकी कक्षा है वो कल से एक बार फिर से प्रारंभ होगी। ठीक है, चलें बताएं, इसका जवाब दीजिएगा। बिहार में जल के स्रोत कौन से हैं। देखो, बिहार में धरातलीय जल भी है, भूमिगत जल भी है, वर्षा का जल भी है, मतलब उपयुक्त तो सभी, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बिहार सूखाग्रसित क्षेत्र है राजस्थान के कुछ भागों की तरह, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको बताएं। बृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। कौन सी सिंचाई परियोजना बृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है। देखो, जब बात आती है सिंचाई परियोजनाओं की तो आपको 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं याद रखनी है। कौन कौन से। पहला लघु सिंचाई परियोजना। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना के बाद दूसरा आपको याद रखना है मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरा आपको याद रखना है बृहद सिंचाई परियोजना।
ठीक है। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बृहद सिंचाई परियोजना कौन सी कहलाती है, तो यहाँ पे सबकी कैटेगरी बनाई गई है। जैसे लघु सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करें, यदि एरिया जो है आपका 2000 हेक्टेयर से कम है, यदि एरिया 2000 हेक्टेयर से कम है उसका, तो उसको बोलोगे लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। यदि मध्यम एरिया की, मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें, तो यहां पे जो एरिया है वो 2 से बढ़कर 10 तक हो जाता है, मतलब 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर, 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक यदि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है उस परियोजना के माध्यम से, तो आप उसको मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। तीसरा क्या है, बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना में क्या है कि यदि एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बृहद सिंचाई परियोजना, मतलब कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, तो 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना, 9 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक वाली सिंचाई परियोजना, 9 लाख हेक्टेयर वाली परियोजना या 8 लाख हेक्टेयर वाली परियोजना, इसको आपको बताना है। चलें, तो यहां पे आपने देख लिया कि कहने का मतलब है कि ऐसी सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ऐसी सिंचाई परियोजना जो सिर्फ और सिर्फ 2000 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, उसको हम बोलते हैं लघु सिंचाई परियोजना। ऐसी सिंचाई परियोजना जो 2000 लाख से लेकर 10,000 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, उसको हम बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरा आपका आता है बृहद सिंचाई परियोजना, मतलब 10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध कराती है उसको बोलते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपका आ जाएगा 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना। डी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, भौगोलिक तथा जल सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा जाता है। चलिए बताइएगा, भौगोलिक तथा जल सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा जाता है। भौगोलिक तथा जल सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा जाता है, ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है, भौगोलिक तथा जल सुविधा की दृष्टिकोण से। भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से आप जानते हो, जहां पे जल सुविधा जुड़ जाती है तो बिहार को 2 भागों में बांटा जाता है। आप जानते हो, आपसे पढ़ा भी होगा, पूर्व में कई सारे प्रश्न आए थे जिनमें बोला गया था गंगा के उत्तरी भाग और गंगा के दक्षिण की समतल भूमि। तो इसका ए विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ पे प्रश्न एरर है, इसको बताएं। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताएं। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चलिए जवाब दीजिएगा। चलें जवाब दीजिएगा सभी। कोसी नदी घाटी परियोजना की यहाँ पे बात हो रही है। पूछा जा रहा है कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताएं। देखो, कोसी नदी घाटी परियोजना, सबसे पहले ये समझने की हमें ज़रूरत है कि कोसी नदी घाटी परियोजना जो है ये भारत सरकार, नेपाल सरकार और बिहार सरकार, 3 आप कह सकते हो, 3 प्रमुख संस्थाओं की आप कह सकते हो, 3 प्रमुख यहाँ पे
अलग अलग सबके दायित्व हैं, भारत सरकार के अलग दायित्व हैं इसको लेकर, नेपाल के अलग हैं, बिहार के अलग हैं। तो 3 यहाँ पे पार्टनर आपको देखने को मिलते हैं, 3 पार्टनर स्टेट देखने को मिलते हैं, बिहार हो गया, भारत सरकार हो गया, नेपाल हो गया। और आपको बता दें सामूहिक उत्तरदायित्व की, सामूहिक दायित्व की ये परियोजना है और इसकी शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, 1955 आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप जानते हो कि जब बात आती है नदी घाटी परियोजनाओं की तो आपको एक परियोजना और अवश्य याद रखनी चाहिए। कौन सी परियोजना याद रखनी चाहिए? आपको याद रखना चाहिए सोन नहर प्रणाली। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है, आप कह सकते हो स्वतंत्रता पूर्व की परियोजना है और 1874 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सोन 1874 में इसका निर्माण हुआ था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्रता पूर्व की परियोजना कौन सी है तो इसको आपको बताना है 1874, ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार की पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना में ये शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके 2 भाग आपको देखने को मिलते हैं, पहला आपका है पूर्वी सोन नहर और दूसरा आपको देखने को मिलता है पश्चिमी सोन नहर, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बताएं बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? बताएं बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया, सोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा यहाँ पे है गंडक नदी घाटी परियोजना, यह भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो कहने का मतलब है इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले कोसी नदी घाटी परियोजना की बात हुई थी तो आपने देखा कि किस प्रकार से कोसी नदी के बारे में बात हुआ कि ये 1955 में इसका निर्माण हुआ है। कोसी नदी पर यह बना है, ये आपको पता होना चाहिए, एक बैराज बनाकर इसको तैयार किया गया है। और कोसी नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में हमने देखा कि यहाँ पे बिहार राज्य सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार 3 पार्टनर स्टेट हैं जो इसको चला रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है गंडक नदी घाटी परियोजना। गंडक नदी घाटी परियोजना की बात करें तो नेपाल में एक स्थान है भैंसा लोटन। क्या स्थान है? भैंसा लोटन। नेपाल में एक स्थान है भैंसा लोटन। ठीक है, यह स्थान आपको पता होना चाहिए। वाल्मीकि नगर है, नेपाल की सीमा में जो भैंसा लोटन नामक स्थान है वहीं के पास आपको देखने को मिलता है। तो आपको देखने को मिलेगा वाल्मीकि नगर पर नदी के आसपास 743 मीटर अवरोधक बनाकर इस परियोजना को विकसित किया गया है। मतलब इस परियोजना का जो विकास हुआ है ये कहां पर हुआ है? भैंसा लोटन नामक स्थान पर हुआ है नेपाल में, ये आपको पता होना चाहिए। 473 मीटर आप कह सकते हो कि यहाँ पे दीवार खड़ी करके या अवरोधक निर्माण करके विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है और इस परियोजना को वहां से संचालित किया जा रहा है। तीसरा आपने देखा सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में आपने देखा कि 1876 से 77 के मध्य आपको देखने को मिलता है और ये आपको सोन नदी पर बांध बनाकर इसको बनाया गया है। विशेष रूप से इसमें 2 प्रकार की नहरें निकाली गई हैं, जिसको आप बोलते हो पूर्वी सोन नहर और दूसरी आप बोलते हो पश्चिमी सोन नहर। ये दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पदों व सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएं। चले जवाब दीजिएगा। पदों व सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? चले, पदों व सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। चले बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए जवाब दीजिएगा इसका। अच्छा प्रश्न है। पदों व सेवाओं का आरक्षण, चले बताएं
यहाँ पे क्या बोला गया, पदों व सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद चलिए बताइएगा, इनमें से किस में है ये आपको बताना। देखो अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पॉलिटी का नॉलेज आपको होगा तो चीज़ें आप बेहतर कर सकते हो। पदों और सेवाओं में आरक्षण की बात की जा रही है और आपको बता दें पदों और सेवाओं में आरक्षण से संबंधित चर्चा अनुच्छेद 16(4) में की गई है, मतलब इसका बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है आपको बताना है, बताएं। बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, बताएं। बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या की बात करें तो 13,36,573 13,36,573 आपको देखने को मिलती है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात यदि पूछ लिया जाए कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है बिहार की कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या जो है वो 1.3% है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में कुल 33 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको पता होगा। कितने प्रकार की? 33 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां आपको बिहार के संदर्भ में देखने को मिलती हैं, जिनमें असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बेदिया आदि प्रमुख हैं। आप जानते होंगे 5वीं अनुसूची, आपने पढ़ा होगा अनुसूचियों के बारे में, तो अनुसूचियों में जो 5वीं अनुसूची आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। किस प्रकार से संबंधित है? क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित और उन पर नियंत्रण को लेकर जो भी विधि विधान है वो 5वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन को लेकर, नियंत्रण को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उन सब की चर्चा 5वीं अनुसूची में की गई है। इसलिए जब जनजातियों की बात हम करते हैं तो 5वीं अनुसूची को भी हमें याद रखना है, तभी हम आगे बेहतर तरीके से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अभी मैंने इसको प्रश्न के पहले ही बता दिया, लेकिन उम्मीद करता हूं चीजें आपको याद होंगी और आप अभी बताओगे। चलिए बताइएगा, जवाब दीजिए। इसका क्या बोला जा रहा है? बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बिहार की जो कुल जनसंख्या है उसमें जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये पूछा जा रहा है। आपको पता होगा बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 1.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस जनजाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? बिहार में किस जनजाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं, ये आपको बताना है। बताएं, बिहार में किस समाज के लोग, किस जनजातीय से जुड़े हुए लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, आपको बताना है। संथाल, गोंड, खरवार, थारू। चले बताएं, चले बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिए। देखो इसका सही उत्तर है संथाल। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि जब बात आती है अनुसूचित जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की जब बात आती है तो आपको बता दें पश्चिमी चंपारण आपको याद रखना है। बिहार का पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है बिहार में आपको देखने को मिलता है, यहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी रहती है।
ठीक है। जनजातियों के लिए विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं और इन दोनों सीटों की बात अभी हमने प्रश्न संख्या 3 में की है। आपको एक बार फिर से बताना है कि ये दोनों जनजातीय सीटें कौन सी हैं जो विधानसभा में आरक्षित की गई हैं। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि यहाँ पे बात हो रही है सीटों के आरक्षण की, तो एक अनुच्छेद इनसे जुड़ता है, उसका नाम है आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 332 क्या है? आर्टिकल 332 कहता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, मतलब अनुच्छेद 332 बताता है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण किया गया है वो किस प्रकार का होगा। कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 332 बताता है। इसलिए जब भी आप SC ST की बात करते हो बिहार के संदर्भ में, इसको आपको अवश्य याद रखना है। इसके बाद यदि आप बात करते हैं तो क्योंकि यहां पे बात हो गई बिहार विधानसभा में, तो लोकसभा में भी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो उसके लिए कहां से प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 जो है हमारे संविधान का, वो बताता है कि लोकसभा में किस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। तो आप क्लियर हो जाइएगा, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 ये दोनों आपको रटे होने चाहिए जब आप अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात करते हो और विशेष रूप से उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं जब आप विधानसभा या लोकसभा में, तो ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है, और मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? जब उनको समान अवसर देंगे, हम सरकारी सेवाओं में भी पदों में आरक्षण का उनको लाभ देंगे। तो इसकी चर्चा कहां पे हुई है? अनुच्छेद 16(4) में हुई है। तो यह भी आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जब भी जनजातियों के बारे में पढ़ते हो, अब आगे से जब भी आपको जनजातियों के बारे में याद आता है तो 3 अनुच्छेद आपके दिमाग में तुरंत याद आने चाहिए। अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 ये तुरंत आपको याद आने चाहिए। जब भी कहीं SC ST आप सुनते हो, किसी भी संदर्भ में सुनते हो, तो आपको तुरंत ये रिवाइज करना है, तब आपकी चीजें बेहतर होंगी। जनजातियों के प्रमुख देवता के नाम पर यदि आप देखते होगे तो बोंगा को माना जाता है। बोंगा को बोला जाता है कि जनजातीय के प्रमुख देवता हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जनजातीय समाज के लोग कई गोत्रों में बटे होते हैं और उनके जो गोत्र होते हैं, उनके जो गोत्रों के नाम होते हैं, यदि आप देखेंगे जानवरों के नाम पर रखे जाते हैं, पक्षियों के नाम पर रखे जाते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि इनके जो गोत्र होते हैं वो जानवरों, वृक्षों और पत्तियों और पक्षियों के नाम पर रखे जाते हैं। बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? चलें बताएं, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था, ये आपको बताना है। बिहार में पहला, आप जानते हो भारत में जनगणना की जब बात आती है तो 1872-73 का समय हमें याद आता है, जब वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। हालांकि बाद में इसको असंवैधानिक करार दिया गया था, ये आपको पता होगा, अवैज्ञानिक करार दिया गया था इस जनगणना को, तो यह भी आपको पता होना। बाद में वर्ष 1981 से जो जनगणना प्रारंभ हुई भारत में, उसके बाद से क्रमागत जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती आ रही है। और 1981 में जो जनगणना हुई थी वो वायसराय लॉर्ड रिपन के कालकाल से प्रारंभ हुई थी, और आज जो प्रत्येक 10 वर्ष पर आप जनगणना देखते होंगे ये 1981 से चला आ रहा है। यहाँ पे बात हो रही है बिहार के संदर्भ में, तो आपको बता दें बिहार के संदर्भ में प्रथम जो जनगणना थी वो 1873 में कराई गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1873-74 बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलें। बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई बताएं? बिहार में क्रमबद्ध, यहां पे यदि हम देखें तो बिहार में बात हो रही है कि क्रमबद्ध जनगणना की, जैसे मैंने बात किया कि वर्ष 1981 से पूरे भारत में, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में क्रमागत जनगणना प्रारंभ हुई, तो 1981 इसके लिए आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी? यहां पे बोला जा रहा है किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी, आपको बताना है।
आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है, बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र जनगणना की बात आ रही है। तो आपको पता होगा वर्ष 1936 को 1 अप्रैल वर्ष 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। बिहार को उड़ीसा से अलग एक नए प्रांत के रूप में रखा गया था। और आपको पता होगा कि जब ये कार्य किया गया था तो वहाँ पे उसके बाद वर्ष 1941 में जनगणना हुई थी। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1941, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि बिहार को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब स्थापित किया गया, और उसी आधार पे आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे। चलें इसको बताएं। किस समाजशास्त्री ने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना। चलें बताएं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यह आपको बताना है। और आपको बता दें कि वर्ष 1951 की जो जनगणना हुई थी, वर्ष 1951 की जो जनगणना हुई थी वो इसी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पे हुई थी। और आपको बता दें जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो W.M. थॉमसन थे। कौन थे? W.M. थॉमसन। हालांकि याद रखना है, हालांकि W.M. थॉमसन जो थे इनको जो है, परंतु इसमें सबसे पहली बात है कि किस समाजशास्त्री ने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो W.M. थॉमसन है, ये आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि वर्ष 1991 में सबसे पहले जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर जनगणना कराई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सभी चीजें आती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई, बताएं। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? चले जवाब दीजिएगा। नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? यहां पे बात हो रही है नई जनसंख्या नीति की। नई जनसंख्या नीति की जो घोषणा थी वो 15 फरवरी 2000 को की गई थी। बी विकल्प सही उत्तर है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 2011 की जनगणना का क्रम क्या है, बताएं। अब तो हम 2021 में पहुंचे हैं, जनगणना आनी चाहिए। बताएं 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 2011 की जनगणना का जो क्रम है ये है 15वां। ठीक है, चलें इसको बताएं। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, बताएं। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देखो, बेसिक सा प्रश्न है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है, आप रट गए होंगे चीज़ों को। इसको बताएं, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है, बताएं। बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत है? आप जानते होंगे बिहार में साक्षरता दर की बात करें 61.8 देखने को मिलता है। बिहार में जन घनत्व की बात करें 1106 आपको देखने को मिलता है। दशकीय वृद्धि की यदि हम बात करें तो 25.4 देखने को मिलता है। यहाँ पे बोला गया है बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या की कुल कितना प्रतिशत है? 8.60%। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताएं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? चलिए बताएं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जवाब दीजिएगा।
बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यह आपको बताना है। चलें, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो 1021 देखने को मिलता है। बिहार में यदि हम देखें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो आपको याद रखना है मुंगेर। मुंगेर में जो लिंगानुपात है वो 876 का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। जनघनत्व, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो शिवहर में है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो शिवहर में है। सबसे कम जनघनत्व यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सबसे कम जनघनत्व तो कैमूर में है। इसी तरह से यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में है। सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे साक्षरता के बारे में पूछ लिया जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है रोहतास में, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतने फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं और इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं मैथ वाले प्रश्नों पे। और यदि अच्छा लगा है इस सेशन तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य करिएगा। आप लोग सब कुछ करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और लाइक और शेयर ना कर पाएँ तो कमेंट तो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, मतलब क्लॉक से प्रश्न बनते हैं, घड़ी से संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इसको हम लेकर आए हैं और इसको आज समग्रता से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, आप जब घड़ी की बात करते हो, दीवाल घड़ी की जब बात करते हो, तो इसमें आपको 2 सुई देखने को मिलती हैं, 2 सुइयाँ आपको देखने को मिलती हैं। मान लीजिए एक होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, 2 सुइयाँ आपको देखने को मिलती हैं। और जब क्लॉक के प्रश्न हम हल करते हैं तो इन्हीं दोनों सुइयों को ध्यान में रख के किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप यदि हम देखें मिनट वाली सुई के लिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं, इसको आपको याद रखना है, नोट अभी कर लीजिएगा। मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के लिए अब हम फैक्ट देखने वाले हैं। क्या चीज़ें मिनट वाली सुई के लिए? मिनट वाली सुई है जब एक पूरा राउंड लगाती है, मतलब जब 360 अंश पूरा घूम जाती है तो कितने मिनट चलती है? 60 मिनट। मतलब मिनट वाली सुई के लिए यदि हम 60 मिनट बराबर देखें तो 360 अंश होता है, क्योंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में ये कितना बनाएगी? 1 मिनट में ये बनाएगी 360/60, मतलब 6 डिग्री का कोण ये जो है 1 मिनट में बनाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया कि मिनट वाली सुई, इसको रट लीजिएगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब इसी तरह से हम घंटे वाली सुई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हो जो ये घंटे वाली सुई है, जब ये पूरा का पूरा 360 अंश का कोण बनाती है तब ये दूरी तय करती है 12 घंटे की। मतलब 12 घंटे जब ये घंटे वाली सुई चलती है तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 12 से इसको काट दो तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 मिनट का कोण बनाती है। ठीक है, ये हो गया, इसको भी याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, क्योंकि आप देख रहे हो घंटे वाली सुई की बात कर रहे हो और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर हो गया 30 डिग्री के, इस घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है? 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। ठीक है, आपको 2 चीज पता चली कि घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आपके 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 2:10 पर घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का अंतर है? क्या बोला जा रहा है कि 2:10, मान लो ये 2:10, ठीक है,
ये 2:10 दोनों सुइयां एक आसपास होंगी। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितने डिग्री का कोण आपस में ये बना रही हैं, अंतर कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले 2 घंटे, मतलब जो घंटे वाली सुई है उसके बारे में यदि हम बात करें तो घंटे वाली सुई यहाँ पे कितना मूव कर रही है, घंटे वाली सुई यहाँ पे मूव कर रही है 2 घंटे। ठीक है, तो घंटे वाले सुई के लिए सबसे पहले ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब 2 घंटे 10 मिनट के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले 2 घंटे 10 मिनट में हम देखेंगे कि जो घंटे वाली सुई है वो कितना मूव करती है। ठीक है, कैसे देखेंगे? अब यहाँ पे बात हो रही है 2 घंटे में। हमने अभी देखा कि घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री का। तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 2 गुणे 30 कर दिया धन। अब हमने क्या देखा, 2 घंटे 10 मिनट है। ठीक है, तो 10 मिनट हमने अभी देखा कि जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में चलती है 1/2 डिग्री का कोण। तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 से इसको हम गुणा कर देते हैं। तो अब जो घंटे वाली सुई है वो 2 घंटे में कितना कोण बनाएगी यदि हम देखें तो 30 दूना 60 और 5 मतलब 65 डिग्री का ये कोण बनाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से मिनट वाली सुई के लिए हम बात कर लेते हैं। इसी कंडीशन में मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के बारे में जब हम बात करते हैं तो घंटे वाला जो 2 घंटा है उसका तो कोई मतलब यहां पे नहीं बनता है। ठीक है, यहां पे जो बात बनेगी वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ, इसमें कितनी बात बनेगी, 10 मिनट, क्योंकि हमें मिनट वाली सुई सिर्फ पकड़ना है। तो मिनट वाली सुई कितना चली है, सिर्फ 10 मिनट चली है। अब मिनट वाली जो सुई है 10 मिनट चली है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री का बनाएगी। कहने का मतलब है 2:10 पर जो मिनट वाली सुई है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है और जो घंटे वाली सुई है वो 65 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अब ये जो 60 और 65 बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 65 में से 60 भैया घटा दो, 5 आ जाएगा, यही अंतर है। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं। यहां पे बोला गया है कि 2:10 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना अंतर है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना अंतर है। यहाँ पे हमने देखा, ये डेरिवेशन हमने कर लिया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया घड़ी बना लेना और समझ लेना। ठीक है, कुछ भी इसमें है नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, बार बार कहता हूँ, दोबारा मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि 2:10 पर घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले हमने घंटे वाली सुई को लिया और 2:10 ऐसे हमने रखा। अब हमने देखा था, डेरिवेशन जब किया था तो निकल के आया था कि घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 2 घंटे में कितना बनाएगी, क्योंकि 2 बज रहा है तो 2 घंटे की बात हो रही है, तो 2 गुणे 30 धन, क्योंकि 2 घंटे 10 मिनट में ना, ऐसा तो नहीं है कि ये घंटे वाली सुई है और 2 बजे भी यहीं पे अटकी है 2 पे और 2:10 पे। 2:10 पे जरूर ये कुछ नीचे की तरफ मूव करेगी, जरूर ये कुछ क्लॉकवाइज घूमेगी। तो उसी की बात हो रही है कि 10 मिनट में कितना घूमेगी। हमने देखा घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 5 डिग्री घूमेगी। तो वो हमने देख लिया, 65 निकल के आ गया। इसी प्रकार से मिनट वाली सुई का निकाल लिया और अंतर निकाल लिया, दोनों का आ गया 5। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का दूसरा सवाल है, ये भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन अभी निकाला था उसको हम लिख देते हैं। हमने निकाला था कि जब हम मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट की यदि हम बात करेंगे, मिनट वाली सुई के 1 मिनट की बात करेंगे तो ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जब हमने घंटे की सुई की बात किया था तो हमने देखा था कि घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में यदि हम देखें 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था पहले, जो हमें पता है इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब 3:12 की बात हो रही है और घंटे वाली सुई को लें यदि हम, तो सबसे पहले 3 घंटे की बात होगी। तो 3 घंटे में 3 गुणे, घंटे वाली सुई 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 गुणे 30 डिग्री प्लस 12 मिनट की यहाँ पे बात हो रही है। घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में चलती है 1/2, तो 12 मिनट में कितना चलेगी,
12/2। यहाँ से कितना आ गया, 30 तिहाई 90 और यहाँ पे 6, मतलब 96 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह हम मिनट वाली सुई के लिए देखेंगे। मिनट वाली सुई को कितना मूव कराना है, सिर्फ 12 मिनट मूव कराना है। और 12 मिनट में हमने देखा कि 1 मिनट में ये जो सुई है 6 डिग्री मूव करती है, तो 12 मिनट में 72 डिग्री मूव करेगी। अंतर पूछा जा रहा है तो 96 में से 72 घटा दोगे, जो आएगा वो आपका अंतर हो जाएगा, वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी कोई डाउट आप सबका नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको देखो, मोहन की घड़ी, एक मिनट। मोहन की घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट धीमी चलती है। सुबह 8 बजे दीवार घड़ी सही समय दर्शा रही थी। रात्रि 12:30 जब दीवार घड़ी दर्शाती है तो वास्तव में कितने बज रहे होंगे। अब ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों है, समझने के लिए टेढ़ा है, इसलिए टेढ़ा है क्योंकि हम जल्दी इस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, मोहन की घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट धीमी चलती है। प्रतिदिन 5 मिनट धीमी चलती है। धीमी चलने का मतलब क्या है कि जब घड़ी चलती है 55 मिनट तो ये दर्शाती है कितना, 60 मिनट। ठीक है, मतलब जब घड़ी 55 मिनट चलती है तो ये दर्शाती है कि ये 60 मिनट चली। ठीक है, ये आपको पता हो गया। मतलब 5 मिनट ये घड़ी जो है धीमी चल रही, 5 मिनट धीमी चलती, मतलब जब ये घड़ी 55 मिनट चलती है तब वास्तव में कितने हो रहे होते हैं, 60 मिनट हो रहे होते हैं। यही तो है ना, क्योंकि धीमी चल रही है। ठीक है, तेज चलती होती तो ज्यादा मूव होता। अब जैसे हमने देखा जब घड़ी चलती है 55 मिनट तो यह वास्तव में 60 मिनट के बराबर चलती है। वास्तव में कितना चलती है, 60 मिनट के बराबर चलती है, लेकिन क्योंकि स्लो चल रही इसलिए 55 ही दर्शाती है। तो इसीलिए जब ये घड़ी 1 मिनट चलेगी तब कितना दर्शाएगी, तो 1 मिनट ये चलेगी तो 60/55। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे निकल के आ गया 60/55। माना कि यहाँ पे यदि हम काट देते हैं तो यहाँ पे कट के आपका आ जाएगा कुल मिला के 12/11। 5 से कट जाएंगे दोनों, 12/11। ये आपको समझने की जरूरत है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगे अब कुछ भी नहीं है। जब घड़ी चलती है वास्तव में 55 मिनट, जब घड़ी चलती है वास्तव में 55 मिनट तो ये दर्शाती है 60 मिनट। ये आपको समझने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि मोहन की घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट धीमी चलती है। यहाँ पे है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन 5 मिनट धीमी चलती है, मतलब डेली वो 5 मिनट धीमी चलती है। तो जब 5 मिनट धीमी चलती है, कहने का मतलब जब 60 मिनट हो जाते हैं वास्तव में, लेकिन ये घड़ी कितना दर्शाती है, ये घड़ी दर्शाती है सिर्फ 55 मिनट, कि अभी 55 मिनट हुए हैं, जबकि वास्तव में 60 हो जाते हैं। तो जब वास्तव में ये 55 दिखा रही होती है तो उस समय कितना होता है, 60 मिनट हो गए होते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखा। तो यही हमने देखा कि जब ये 1 मिनट दर्शाएगी कि हम 1 मिनट ये घड़ी चली है तो कितना चलेगी, 12/11 मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट से कुछ ज़्यादा। इसी प्रकार से यहाँ पे बात क्या हो रही है, सुबह 8 बजे दीवार घड़ी सही समय दर्शा रही थी, मतलब 8 बजे से अब इसको चलना छोड़ दिए हैं। और कब तक चली है, 12:30। कब, रात्रि में 12:30। मतलब सबसे पहले 12:30 रात्रि की बात हो रही है। तो पहले दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, और इधर के घंटे 8 बजे से लेकर 4.5 घंटे इधर हो गए। मतलब कुल मिलाकर 16.5 घंटे बाद पूछा जा रहा है कि क्या ये दर्शा रही है। ठीक है, 16.5 की यदि हम बात करें तो 33/2 इसको आप लिख सकते हो। तो हमने देखा कि जब 55 मिनट चलती है ये वास्तव में, तो होता है समय कितना, 60 मिनट का। जब ये 1 मिनट चलती है तो ये 12/11 के बराबर समय हो रहा होता है। तो इसी तरह से जब ये 33/2 चलेगी, क्योंकि 16.5 घंटे हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक की यदि हम बात करें 16.5 घंटे हो रहे हैं। 16.5 को हमने लिख लिया 33/2, तब कितना दर्शाएगी, तो ये तुरंत हो जाएगा 12/11 गुणे 33/2। 11 तिहाई 33 और 2 छक 12 और यहाँ पे आ गया 18। मतलब कि जब ये घड़ी जो है मतलब कहने का मतलब रात्रि के 12:30 बजे दर्शाएगी तो वास्तव में कितने बज रहे होंगे, वास्तव में इसमें आप जोड़ दीजिए कितना, 16.5 दर्शा रही है, 1.5 घंटे इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब कि वास्तव में ये 2 बज रहे होंगे। ठीक है, तो
तो रात के 2 बजे मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। जिनको ना समझ में आया है फिर से समझा दे रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि जब कोई घड़ी है 5 मिनट देरी से चलती है, मतलब वास्तव में जो टाइम होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, लेकिन घड़ी 55 ही दर्शाती है। तो यहाँ हमने देख लिया, फिर हमने देखा 1 मिनट में कितना दर्शाती है, 60/55, ठीक है। फिर हमने देखा कि 16.5 घंटे कुल निकल के आ रहे हैं, तो 16.5 घंटे में कितना दर्शाएगी, हमने देख लिया कि वास्तविक टाइम कितना होगा, 18 होगा, 18 घंटे, लेकिन दर्शा कितना रही है, 16.5 घंटे ही दर्शा रही, मतलब 1.5 घंटे लेट चल रही है। और कितने बजे, 12:30 बजे, तो 12:30 में 1.5 घंटे जोड़ दोगे, 2 बजे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से बताऊंगा, इसको बताएं। बोला जा रहा है 2 से 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कितने बार समकोण बनाएगी। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं कितने बार समकोण बनाएगी 2 से 4 के बीच में। 2 से 4 के बीच में देखो, सबसे पहली बात, ये मान लो कोई घड़ी है, ये आपके बज रहे हैं 2, ठीक है, और यहाँ तक इसको आना है, ये मान लो 4 टाइम लिखा है, ये बज रहे हैं 2। तो बोला जा रहा है 2 से 4 बजे के बीच में कितनी बार ये सुई जो है समकोण दर्शाएगी। देखो, ये कोई घड़ी है मान लो, ठीक है, और क्योंकि 2 बज रहे हैं तो 2 बजने का मतलब हो गया कि कुछ इस तरह होगा, ठीक है, तभी 2 बज रहे हैं। अब 2 बजे के बाद ये मिनट वाली सुई है, ये मूव करना शुरू करेगी, तो यहाँ तो अभी समकोण नहीं बनेगा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे कोई एक स्थिति तो ऐसी आएगी ना, यहाँ के आसपास में कोई एक स्थिति ऐसी आएगी उस समय जहाँ पे ये पहला समकोण बनेगा। तो एक समकोण तो ये हो गया, ठीक है। एक समकोण जब 3 बजेगा तब बनेगा, क्योंकि अब इसी के बाद 90 से कोण बढ़ जाएंगे। 3 बजे भी एक समकोण बनेगा, ठीक है, तो 2 समकोण हो गए। अब 3 और 4 के बीच में जब घड़ी मूव करेगी, ये 3 है आपका, 3 बज रहा है, अब 4 बजने के लिए जब ये घड़ी ऐसे ऐसे मूव करेगी तो कहीं ना कहीं फिर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में आपको एक समकोण दिखेगा, मतलब 3 समकोण। कहने का मतलब है कि 2 से 4 के बीच में यदि हम देखें तो 3 समकोण, 3 बार घड़ी समकोण बनाएगी। बी विकल्प सही उत्तर है, आसान सा उत्तर है, इसमें कुछ समझने की जरूरत, कुछ पूछने की जरूरत है ही नहीं। इसको आप आपके पास हैंड वॉच है, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दीवाल घड़ी है, दीवाल घड़ी उतार के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये लास्ट प्रश्न जो इसमें लगा है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब बताओगे कि इसका जवाब कितना आता है। 5:15 पे पूछा जा रहा है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना अंतर है, आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप बताओगे इसको हल करके। इसके संदर्भ में 2 प्रश्न मैंने पहले ही अभी हल करा दिया है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों की, और साइंस से जुड़े हुए प्रश्न थे उनको सबसे पहले रखा गया है, तो सबसे पहले अब वहीं पे पहुंचते हैं साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अच्छे प्रश्न हैं और सभी के सभी आपको पता होना चाहिए। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? पहला प्रश्न साइंस का है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, बताएं। एंजाइम होते क्या हैं? चलिए बताएं, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं ये आप बताइए, इनका कार्य क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। एंजाइम यदि हम बात करें तो ये विशेष रूप से बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को गति देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब बायो उत्प्रेरक के रूप में ये जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनको तीव्र करते हैं, उनको गति देते हैं, इनको आप बोलते हैं एंजाइम। ये आपको पता होना चाहिए। एंजाइम भी कई सारे होते हैं, जैसे कि यदि हम बताएं एमाइलेज एक एंजाइम है, एमाइलेज, तब तक आप उसका जवाब बताएं। एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज के बाद लाइपेज आपको पता होना चाहिए, लाइपेज भी एक एंजाइम है, ठीक है। एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, जाइमेज हो गया, जाइमेज हो गया, जाइमेज भी एक एंजाइम है, और पेप्सिन भी एक एंजाइम है। अब आपसे पहले बताइए कि एंजाइम होता क्या है, मूलतः एंजाइम होता क्या है। तो आपको बता दें, एंजाइम मुख्यतः जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन।
तो एंजाइम क्या होते हैं? मुख्यतः एंजाइम मुख्यतः होते हैं प्रोटीन। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे 4 एंजाइम मैंने आपको बताए हैं, एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज और पेप्सिन। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। एमाइलेज की बात करें, यदि हम एमाइलेज नामक एंजाइम की बात करें तो इसका स्राव जो लार ग्रंथियां हमारी होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं तथा अग्नाशय, लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। जो भोजन में स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, स्टार्च को माल्टोज, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला, अपघटित करने वाला जो एंजाइम है वो है आपका एमाइलेज। तो याद रखिएगा, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला, अपघटित करने वाला जो एंजाइम है वो है एमाइलोज। और एमाइलेज नामक जो एंजाइम है इसका स्राव यदि हम बात करें तो लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एंजाइम आप देख रहे होंगे लाइपेज। लाइपेज नामक जो एंजाइम है ये लिपिड्स के पाचन में सहायक होता है, नोट कर लीजिएगा। लाइपेज नामक जो एंजाइम है ये लिपिड्स के पाचन में सहायक होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा एंजाइम आपको देखने को मिल रहा है जाइमेज। जाइमेज नामक जो एंजाइम है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। किसको करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में, याद रख लीजिएगा, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं जाइमेज। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमेज। फिर इसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है इसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, नोट कर लीजिएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करने वाला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं पेप्सिन। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 प्रमुख एंजाइम मैंने बताए। एमाइलेज हमने बताया कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो लिपिड्स के पाचन में सहायक होता है। जाइमेज नामक जो एंजाइम है इसमें आपने देखा कि ग्लूकोज की बात हो रही थी जाइमेज नामक एंजाइम में, कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। और पेप्सिन नामक जो एंजाइम है उसकी यदि हम बात करें तो उसके संदर्भ में आपने देखा कि अमीनो जो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल में जो है प्रोटीन को विघटित करता है। ठीक है, तो इतने एंजाइम आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है? बताएं। अभी मैंने बताया तो याद होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए। इनमें से सभी एंजाइम के बारे में यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि अभी आपको बताया गया कि ग्लूकोज को आप कह सकते हो एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है उसके बारे में आपने देखा जाइमेज, मैंने आपको बताया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? जाइमेज। अभी इससे पहले मैंने आपको नोट कराया है। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। बताएं। यदि आप ध्यान से चीज़ों को सुने होंगे तो निश्चित रूप से आप तुरंत इसका जवाब दे पाएंगे। जैविक सिस्टम में लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया एंजाइम क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही उत्तर है वह है एंजाइम। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसी एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? इनमें से किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है? बताएं। यकृत आप जानते होंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं यकृत। अग्नाशय का आपने नाम सुना भी। अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें से यदि हम बात करें कि किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है तो यूरिया की जो उत्पत्ति है वो यकृत का कार्य है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आज का साइंस का लास्ट प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी मैंने आपको बताया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। दोनों आपको पता होना चाहिए। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
कल से आज ही मैं लेके आया था रिकैप के लिए, कुछ चीज़ों को आपके लिए कि रिवीजन कराना है, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो रिवीजन है आज का और कल का साइंस का रिवीजन विशेष तौर पे उसको कराया जाएगा। कहीं भी यदि कुछ समझने में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर से आपको बताया जाएगा। और मैथ अवश्य लगाने का प्रयास करें, मैथ से मत भागें, क्योंकि 10 प्रश्न आएंगे और बहुत ही आसान से प्रश्न है, कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।